नमस्कार भी सभी लोगों को। बताओ लास्ट क्लास में क्या कराया था। हाँ जी, लास्ट क्लास में क्या कराया था और आज क्या कराने को बोला था, बताओ। आओ जल्दी से कमेंट में, कमेंट फास्ट। आज पंजाबी फिनिश करेंगे, उसके बाद बिहार की एक रिकॉर्डेड वीडियो डलवा दूंगा मैं। बाकी कल देखते हैं। यूपी को और बिहार को कल फिनिश कर लेंगे, फिर कौन कौन से हो जाएंगे। एमपी हो गया, मतलब पुराने बैचों को नए बैचों को मिला के एमपी, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। पंजाब के बाद फिर यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, एक उत्तराखंड करा देंगे। उत्तराखंड के बाद फिर ये छोटे छोटे हैं, एक मैराथन टाइप में क्लास लेके केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेट की मैपिंग हो जाएगी, काफी है, सफिशिएंट है। हाँ, वेस्ट बंगाल और हो गया है, 13 राज्य हो जाएंगे। 13 राज्यों की हो जाएगी, काफी है। छत्तीसगढ़ की ओर करा देना, ले भाई छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ा दी, 14 हो गए बस। न्यू बैच में एमपी गुजरात नहीं हुई, अरे वो सब में होगा, नहीं हुआ है तो कराया जाएगा। मतलब मैं ओवरऑल टारगेट लेके चल रहा हूं कि लगभग 15-16 स्टेट की मैपिंग हो जाए। एनीवे, हेडिंग डालो, पंजाब में कंटिन्यू करो, उसी में आगे पॉइंट लिखना शुरू करो, उसी में पॉइंट लिखना शुरू करो आगे। Punjab is also known as Punjab is also known as creator of history. Creator of history. Creator of history because maximum invaders entered in India maximum invaders entered in India by this reason। हिंदी में लिखो, पंजाब को इतिहास का निर्माणकर्ता कहा जाता है। पंजाब को इतिहास का निर्माणकर्ता कहा जाता है क्योंकि पंजाब को इतिहास का निर्माणकर्ता कहा जाता है। इतिहास का निर्माणकर्ता कहा जाता है क्योंकि अधिकतर इतिहास का निर्माणकर्ता कहा जाता है क्योंकि अधिकतर आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र से भारत में प्रवेश किया। आगे लिखो, द शेप ऑफ पंजाब इज लाइक अ ट्रायंगल। The shape of Punjab is like a triangle.
पंजाब की आकृति, पंजाब की आकृति, पंजाब की आकृति त्रिभुजाकार है। पंजाब की आकृति, पंजाब की आकृति त्रिभुजाकार है। पंजाब की आकृति क्या है? त्रिभुजाकार है। आगे लिखो। एट द टॉप एक ट्रायंगल बनाओ और ऐसे लिखो उस पे। त्रिभुजाकार है तो यहां पे क्या आ जाएगा? पठानकोट। सबसे ऊपर क्या आ जाएगा? पठानकोट। पठानकोट के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? पटियाला, और इधर आ जाएगा फजलिका। ये जिले हैं, ठीक है ना? ये क्या है? जिले। तो आप यूं कह सकते हो कि नॉर्थ मोस्ट और ये वाले कौन से हो जाएंगे? वेस्ट मोस्ट, ईस्ट मोस्ट। ये बना दो पूरा। हो गया? अब आगे लिखो। नेक्स्ट लाइन में लिखो आगे। फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ पंजाब, पंजाब के भूभौतिक क्षेत्र। फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ पंजाब यानी कि पंजाब के भूभौतिक क्षेत्र। लगभग कुछ इस टाइप से पंजाब है, ठीक है ना? या डिजिटल मैप ही डाउनलोड कर लें एक। अगर ब्लैंक मिले तो बात बने। डाउनलोड इस मैप पे समझाऊं या ऐसे ही समझा दूं? फिर यार उस पे पूरा रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाएंगे हम। एक काम करो, ऐसे ही रहने दो। देखो, फिजियोग्राफिक रीजन में सबसे पहला रीजन देखो, शिवालिक रेंज। दूसरा रीजन होगा इसी में कंडी रीजन। तीसरा रीजन होगा इसी में एलुवियल प्लेन्स, और चौथा रीजन होगा साउथ वेस्ट सैंड ड्यून्स। ठीक है ना? एक तो हो जाएगा शिवालिक श्रेणी का क्षेत्र, एक हो जाएगा कंडी क्षेत्र, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एक आएगा इसी में
जलोढ़ मैदान, और एक आएगा फिर दक्षिण पश्चिम बालू का स्तूप। ये वाला रीजन आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो ये रीजन है कहां कहां, तो याद रखना यहां से ये जो रीजन है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये आता है शिवालिक रीजन में। ये किस रीजन में आता है? शिवालिक रीजन में आता है। इस वाले रीजन की अगर हम बात करेंगे तो ये किस में आता है? ये आता है कंडी क्षेत्र में। ये आता है सैंड ड्यून्स वाला एरिया। और ये वाला जो एरिया है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये किस में आता है? ये इतना पूरा का पूरा यहां पे जो एरिया है ये पूरा आता है किस में? तो आपका आंसर होगा ये आता है एलुवियल फर्टाइल एरिया में। ठीक है, नाम लिख देता हूं मैं। ये है शिवालिक रेंज। ये है कांडी रीजन। ये वाला है फिर कौन सा रीजन? तो आपका आंसर होगा ये है एलुवियल एलुवियल रीजन, और ये है सैंड ड्यून्स रीजन। चलो इसके बाद देखो ध्यान से यहां,
यहां पे क्या होता है, तो यहां ये नदी बहती है एक, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो लगभग इस वाले रीजन से एक दूसरी नदी बहती है यहां पे यूं, और यहां पर ये तीसरी नदी है। इस तीसरी नदी का नाम क्या है, मैं जो बताऊंगा अभी वही नाम है। यहां पर एक और नदी है, ये नदियां हैं, ठीक है ना, ये क्या है, नदियां। ऊपर वाली रिवर जो है इसका नाम है रावी रिवर, ये वाली रिवर जो है इसका नाम है सतलज रिवर, नीचे वाली रिवर जो है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है घग्गर रिवर। और ये वाली रिवर जो है इसका नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा, इसका नाम है ब्यास रिवर। पहले बताओ पूरा मैप समझ आया नहीं आया। आप बताए थे पंजाब में 5 रिवर फ्लो करते हैं, पंजाब में जो 5 रिवर फ्लो करते हैं ना, ये 5 नदियां पंजाब में जो फ्लो करती हैं वो पुराना वाला पंजाब था जो पाकिस्तान में भी मौजूद था, जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तब वाला पंजाब था ये। देखो ध्यान से, सबसे पहले रीजन की बात करते हैं यहां पे, शिवालिक रीजन। सबसे पहला रीजन कौन सा होगा यहां पे, शिवालिक रीजन। पहला रीजन होगा यहां पर शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी, देखो ध्यान से, शिवालिक रेंज की अगर हम बात करेंगे तो इसको किस नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो कॉल्ड आउटर हिमालय। ठीक है ना, क्या कहा जाता है इसको, इसे कहा जाता है बाह्य हिमालय। क्लियर है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। ओके, पाकिस्तान में कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो देखो ध्यान से, यहां किस नदी से शुरुआत हो रही है इसकी, ये है शिवालिक, तो रावी नदी से, और नीचे कौन सी रिवर है, घग्गर। ठीक है, तो मैं लिखता हूं इसमें, इन पंजाब इन पंजाब in Punjab it extend from Ravi river to घग्गर। ठीक है ना, हिंदी में लिखा जाएगा, पंजाब में
पंजाब में यह रावी नदी से घग्गर नदी तक फैला है। ठीक है ना, रावी नदी से कहां तक फैला है? रावी नदी से घग्गर नदी तक फैला है। क्लियर है? पंजाब में कहां कहां से फैला हुआ है? तो आपका आंसर होगा रावी नदी से लेकर ये घग्गर नदी तक फैला हुआ है। यहां तक कितने किलोमीटर है? तो आपका आंसर होगा ये है 280 किलोमीटर इन लेंथ। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहां पर हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करेंगे तो ये हाईएस्ट पीक है यहां पर तलवारा। ठीक है ना, ये क्या है? तलवारा। तलवारा ब्लॉक करके है। ठीक है ना, हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो आपका आंसर होगा ये है तलवारा। बात क्लियर है यहां तक? चलो, अब ध्यान से समझना। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इस वाले भाग की चौड़ाई कितनी है? तो आपका आंसर होगा इसकी जो चौड़ाई है, अगर विड्थ की बात करेंगे तो इसकी चौड़ाई है 5 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक। ओके, 5 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक क्या है इसकी चौड़ाई है, इस वाले रीजन की। 5 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक क्या है इसकी चौड़ाई है। ओके, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसके इसी के किधर पश्चिम साइड में, वेस्ट साइड में क्या है? तो आपका आंसर होगा इसी के वेस्ट साइड में क्या है? तो आपका आंसर होगा वेस्ट साइड में है कंडी रीजन। कंडी रीजन इज लोकेटेड। कंडी क्षेत्र है इसी के पश्चिम में। हाँ भाई लाडलो, क्या कहने, कर दो ना जरा नोटिस को जल्दी से। एक्सटेंशन समझ नहीं आया भाई, विस्तार कहां से कहां तक? आपसे पढ़कर मजा आ जाता है। क्या बात है, हरिंदर का कमेंट आ रहा है, मजा आ रहा है जी, थैंक यू जी। अच्छा लगना चाहिए आपको, समझ आना चाहिए, चीजें सीखनी चाहिए आपको, कौन सी चीज कहां से क्या आ जाए। मेरा उद्देश्य है आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति करवाना, मोक्ष की प्राप्ति करवाना है। ओवरऑल ये कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको टिक करके आ जाओ एग्जाम में, तो इससे बड़ी मेरे लिए खुशी कोई नहीं होगी। बाकी आप सब समझदार हो, समय बलवान है, कीमती भी है। नोट कर दो, दिख रहा है पीछे का मामला? नहीं, आजकल इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव हो रहे हो आप लोग। कोई ना कोई वेस्ट बंगाल का, पता नहीं किसने, कौन था वो वेस्ट बंगाल का, उसने मैप बनाकर डाला हुआ है। नो डाउट यार, बंदे ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, राइटिंग भी बहुत अच्छा है और मैप भी अच्छा बना हुआ है, मुझसे भी अच्छा मैप बनाया हुआ है। बेशक उसने आराम आराम से देख के बनाया हो, कैसे भी बनाया हो फर्क नहीं पड़ता, बट बनाया अच्छा है। सच में मुझे बहुत खुशी हुई। कौन था आप में से, है लाइव है अभी? नाम याद नहीं मुझे, पता नहीं क्या नाम था, वो शेयर कर रखा है मैंने, इंग्लिश में लिख रखा है, बहुत अच्छा बनाया। ये हुआ यहां तक? सर मैंने नहीं किया सेंड, तो मैंने कब कहा आपने सेंड किया? क्यों, मैं तो कह नहीं रहा आपने सेंड किया। हो गया? लिखो भी यहां पे कौन कौन सी ये वाले डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो लिखो यहां पे गुरदासपुर, पठानकोट, लिखो जल्दी से कौन कौन से
जिले में फैली हुई है शिवालिक? लिखो। गुरदासपुर, पठानकोट, गुरदासपुर, पठानकोट, नवान लिखा जाता है NAWAN, गुरदासपुर, पठानकोट, नवान, गुरदासपुर, पठानकोट, नवान, और एक है रूपनगर। रूपानगर है, सॉरी, गुरदासपुर है, पठानकोट है, नवान, और एक है मयंक का कमेंट आ रहा है, सर शिवालिक का एक्सटेंशन समझ नहीं, समझा दीजिए सर, रावी से घग्गर तक कैसे? मैप में ब्यास तक ही दिख रहा है। वे पागल इंसान, ये ब्लू कलर वाली शिवालिक है, तो ये यहां तक नहीं दिख रही तुझे? ये सतलज हो गई, सतलज के बाद में ये थोड़ा नीचे तक आएगा, यहां तक घग्गर तक, और नीचे कर लेना इसको, यहां से लगभग ये वाला रीजन आ जाएगा यहां तक, ये ब्लू कलर वाला जो, ठीक है। आगे लिखो। शिवालिक के बाद अब हेडिंग डालो जल्दी से, ग्रीन वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये ग्रीन वाला हेडिंग डालो, लिखो जल्दी से। सर मैं, वो रूपनगर है, रूपानगर है, रूपनगर है सर, मैं रूपनगर से हूं। क्या बात है, शिवालिक दिखती है फिर तुझे? क्यों संदीप? आगे कंटिन्यू करो, लिखो जल्दी से। कंडली, सॉरी कांडी, KANDI, लिखो कांडी रीजन। कांडी रीजन जो है ये फुट हिल वाला रीजन होगा। तो यहां पर क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये नदियां जो है नो डाउट यहां पे फर्टाइल एरिया बनाती हैं, और फर्टाइल एरिया नदी बनाएगी तो यहां पर क्या है, यहां पे ये फ्लड एरिया है। तो जब फ्लड एरिया होगा तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये फ्लड एरिया जो होगा ये पूरा का पूरा स्पॉट कर देते हैं कौन कौन सा एरिया होगा यहां पे, ये नदी के आसपास वाला जो एरिया होगा ये पूरा कैसा एरिया होगा, तो आपका आंसर होगा, ये होगा एक फ्लड एरिया, ये भी एक फ्लड एरिया होगा। तो यहां पर ध्यान रखना, नदियों का बहाव अच्छा खासा है, तो नदी क्या करती है, अपने साथ बजरी वगैरह, कंकड़ पत्थर वगैरह, वो सारी की सारी चीजें यहां पर बहाकर लाती है। तो रिवर इफेक्ट के कारण यहां पर शिवालिक का इरोजन हुआ है, और जो शिवालिक का इरोजन होने के बाद यानी कि डिसेक्टेड पार्ट ऑफ शिवालिक इज लोकेटेड, यहां पर क्या है, शिवालिक का डिसेक्टेड पार्ट लोकेटेड है। तो शिवालिक का जो डिसेक्टेड पार्ट है इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कांडी रीजन कहा जाता है। अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ओके, अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। और खास करके मेन पार्ट कौन सा है, तो मेन पार्ट जो है वो है मेन पार्ट जो है वो कहां पर है, तो आपका आंसर होगा, मेन पार्ट जो है वो है कहां पर, तो आपका आंसर होगा रोपर में, ओके, रोपर जो है वहां पर मेन पार्ट पड़ता है। तो इसी को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा, इसी को जाना जाता है कांडी नाम से जाना जाता है, ओके। तो ये है क्या, ध्यान से सुनो दोबारा, मैंने क्या बताया, हियर डिसेक्टेड शिवालिक इज लोकेटेड, यहां पर विच्छेदित या घिसा पेटा शिवालिक, ठीक है ना, यहां पर घिसा पेटा शिवालिक का भाग है। हियर सैंडी एलुवियल सॉइल फाउंड विच इज नॉट वेरी फर्टाइल, ठीक है ना, विच इज नॉट वेरी फर्टाइल। बात क्लियर है? लिख दो जल्दी से, ओके संदीप, लिखो जल्दी से, लिखो कांडी रीजन में लिखो, इट इज लोकेटेड इन वेस्ट ऑफ मेन शिवालिक, इट इज लोकेटेड इन वेस्ट ऑफ मेन शिवालिक। यह मुख्य शिवालिक के पश्चिम में स्थित है, यह मुख्य शिवालिक के पश्चिम में स्थित भाग है, मुख्य शिवालिक के पश्चिम में स्थित भाग है। आगे लिखो, हियर डिसेक्टेड पार्ट ऑफ शिवालिक, हियर डिसेक्टेड पार्ट ऑफ शिवालिक इज लोकेटेड, हियर डिसेक्टेड पार्ट ऑफ शिवालिक इज लोकेटेड। यहां शिवालिक का विच्छेदित भाग स्थित है, यहां शिवालिक का विच्छेदित भाग स्थित है।
विच्छेदित भाग स्थित है। आगे लिखो, इन दिस रीजन powell and sands contain alluvial soil found। इस भाग में कंकड़ और बालू युक्त जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कंकड़ और बालू युक्त जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे लिखो, लोकली दिस रीजन इज नोन एज कांडी घर, GHAR, कांडी घर, चांगर, CHANGER, कांडी घर चांगर। स्थानीय रूप से इसे कांडी चांगर घर नाम से जाना जाता है। आगे लिखो, दिस रीजन कवर 8 to 10% एरिया ऑफ पंजाब। रीजन ऑफ पंजाब। यह क्षेत्र पंजाब के 8 से 10% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। पंजाब के 8 से 10% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। आगे लिखो, अब हेडिंग डालो, एलुवियल प्लेन्स। लिखो, इन पंजाब रावी, सतलज, ब्यास, घग्गर। रिवर फॉर्म्ड एलुवियल प्लेन्स। पंजाब में रावी, सतलज, ब्यास, घग्गर नदी मैदानी भाग का निर्माण करती है। पंजाब में रावी, ब्यास, सतलज, घग्गर नदी क्या करती है? रावी, ब्यास, सतलज, घग्गर नदी किसका निर्माण करती है? रावी, ब्यास, सतलज, घग्गर नदी किसका निर्माण करती है? तो आपका आंसर होगा रावी, ब्यास, सतलज, घग्गर नदी जलोढ़ मैदानी भाग का निर्माण करती है। आगे लिखो, इन दिस एलुवियल सॉइल क्ले सैंड सिल्ट फाउंड। इस क्षेत्र में चीका बालू रेत आदि पाया जाता है। आगे लिखो, दिस प्लेन कवर 70% एरिया ऑफ पंजाब। यह क्षेत्र पंजाब के 70%, यह मैदान पंजाब के 70% क्षेत्रफल को, यह 70% क्षेत्रफल पर स्थित है। 70% क्षेत्रफल पर
70% क्षेत्रफल पर, पंजाब के 70% क्षेत्रफल पर, पंजाब के 70% क्षेत्रफल पर स्थित है। 70% क्षेत्रफल पर स्थित है। ठीक है, 70% क्षेत्रफल पर स्थित है। आगे लिखो, दिस रीजन इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। दिस रीजन इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। इस क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। इस क्षेत्र को 3 भागों में इस क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। इस क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 भाग? पहला लिखो, ए माझा, रांझा, माझा, MAJHA, माझा, मालवा। ठीक है ना? वेस्ट बंगाल में तो इतना नहीं कराया। दर्द हो रहा है। दोआब, माझा और मालवा 3 क्षेत्र है। लिखो जल्दी, इतना मत सोचा कर, चल लिख। माझा रीजन, बोर्ड पे नजरें गड़ाओ। पंजाब में ज्यादा हो गया के? बता दे, ज्यादा लग रहा हो तो पेज फाड़ दे। 3 भाग हैं, ठीक है ना? इसको कहा जाएगा माझा, इसको दोआब और इसको कहा जाएगा मालवा। सही है, ठीक है ना? ये 3 भाग है। लिखो जल्दी से। माझा में लिखो, माझा में पहला भाग। बताओ माझा किस किस नदियों के बीच का क्षेत्र है? बताओ, माझा रीजन जो होगा पहले नंबर वाला, वो किस किस नदियों के बीच का होगा? मझा है, माझा है, जो भी है, मझा रीजन। किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? वेरी गुड, वेरी गुड। लिखो जल्दी से। दिस रीजन this fertile region is located between Ravi and ब्यास रिवर। ठीक है ना? ये किसके मध्य स्थित है? तो आपका आंसर होगा रावी और ब्यास नदी के मध्य है। रावी और ब्यास नदी के मध्य स्थित है। एक और पॉइंट लिखोगे, इसको क्या कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड बारी प्लेन्स।
इसको क्या कहा जाता है? इसको बारी मैदान भी कहा जाता है। इसे बारी मैदान भी कहा जाता है। और लिखाऊं, मुख्य रूप से कहां पर है ये? गुरदासपुर। अमृतसर। मुख्य रूप से कहां पर है ये? तो आपका आंसर होगा गुरदासपुर। और कहीं ऐसा आनो डॉक्टर काट ही दे इसको यहां से लिख ही नहीं पाऊंगा। कोर्स कैसे होगा फिर तुम्हारा? और मैप कैसे बनेंगे? हाँ भाई, गुरदासपुर एंड अमृतसर। दूसरे भाग पर आ जाओ, दोआब। दोआब रीजन लिखो। दोआब रीजन की अगर हम बात करेंगे तो ये किस किस के बीच का है? तो आपका आंसर होगा, यहां पर दो नदियां हैं, एक तो ब्यास और एक कौन सा है? ब्यास और सतलज रिवर। ठीक है ना, ब्यास और सतलज रिवर। ब्यास और सतलज रिवर के बीच का क्षेत्र है। इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा, इसको विस्ट नेम दिया जाता है। इसको बिस्ट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बिस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखोगे मालवा रीजन। मालवा रीजन जो है वो किस किस के बीच है? मालवा रीजन मत लिखना, सेंस ही अलग हो जाएगा इसका। मालवा प्लेन्स लिखना। मालवा मैदान। मालवा मैदान की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा, ये है बिटवीन सतलज एंड घग्गर रिवर। ठीक है ना, ये क्या है? तो ये है सतलज और ये सतलज और घग्गर के बीच का क्षेत्र है। ये क्या है? सतलज और घग्गर के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, कर दो नोट। इस पे ये लिख लेना, दोआब रीजन में कौन कौन से भाग आते हैं। तो एक तो जालंधर आएगा इसी में, एक आएगा इसमें कपूरथला, जालंधर कपूरथला, और एक कौन सा आएगा? होशियारपुर। और बाद बाकी बचा हुआ इसमें आएगा, एक लाइन लिख दो इसमें, लार्जेस्ट पार्ट है। वो कल भी काफी करा चुका हूं पंजाब के बारे में। ठीक है, आगे लिखो इसी में, सैंड ड्यून्स रीजन। सैंड ड्यून्स रीजन लिखो। क्योंकि एक बात बताओ, इतना मैं करा रहा हूं, इस सबको याद कर लोगे? महेश बारी दोआब पहले नंबर वाला, इसी को बारी नाम से कहा जाता है। बारी,
ठीक है। कर लोगे याद? मुझे तो कभी कभी डर सा लगने लगता है कि भाई इतना पढ़ा दूं मैं, पता चला कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ। ऐसा होता ना, ये डोज की तरह होती है, बिल्कुल मेडिसिन की तरह। शुरुआत में हल्की सी डोज दी जाती है, फिर थोड़ी सी ज्यादा, फिर थोड़ी सी ज्यादा। रियलिटी होती है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, बोलते हैं ना एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मायने रखता है। सीनियर्स की रेस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए वो आज मैं आपको बता रहा हूं। आप में से काफी ऐसे भाई होंगे जो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे, या जिनका आगे पढ़ाने का मूड होगा। तो आपको ना ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि सीनियर के अंदर वो आप एक तरह से कह सकते हो कि उसके अंदर एक वो क्वालिटी होती है, उसको पता होता है कि कहां पर क्या देना है। मैं भी इतना भी ज्यादा सीनियर नहीं हुआ हूं, मुझसे जो और सीनियर टीचर है उनके अंदर और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। वहां पे दो चीजें काम करती हैं, एक तो ये पकड़ना कि यहां से क्वेश्चन आएगा, दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है क्लास को शुरुआत में जो एक अच्छा टीचर होता है ना, वो हल्की सी क्लास लेकर चलता है शुरुआत में, फिर धीरे धीरे वहां पे जाके बढ़ाया जाता है। मैं ऐसा बनने की कोशिश कर रहा हूं, यही कारण है कि पहली क्लास में मैंने ना तो आपको मैपिंग कराई, ना मॉडल आंसर कराई, और ना ही कोई टेक्निकल चीजें बताई। बहुत ही स्लो स्लो हम लोगों ने कंटेंट को बढ़ाना शुरू किया। अब वहां पे दिक्कत पता है क्या आती है? जो थोड़ा बहुत पढ़कर आया होता है या जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, वो फिर नागिन डांस करने लग जाता है। बोले अरे ये नहीं कराया आपने, तो वो नहीं कराया, ये वो। और वो हद तो तब हो जाती है कि वो टीचर के ऊपर यही एलिगेशन लगा देता है, बोले भाई इसको तो कुछ आता ही नहीं, इसने ये तो पढ़ाया ही नहीं। जबकि टीचर क्या सोच के चल रहा है कि भाई तुझे ही तो आता है, पीछे तो इतने बहन भाई छूट जाएंगे जो कि बेचारे एकदम नए हैं, उनका तो तैयारी से बिल्कुल दिमाग ही हट जाएगा। बोले पहली क्लास में क्या पढ़ा दिया, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो वो स्टेप बाय स्टेप शुरुआत की जाती है। 5% ऐसे नमूने होते हैं, उनको ये लगता है टीचर को आता नहीं है, या बैच उड़ा दिया जाएगा, बैच में पूरा नहीं कराया जाएगा। एक बार समझाओगे आप, दो बार समझाओगे, फिर फ्रस्ट्रेशन होना शुरू होती है। फिर फ्रस्ट्रेशन होना शुरू होती है, फिर बोले भाई तू समझ ही नहीं रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमेशा याद रखो, ऐसे ही किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप पढ़ने में शुरुआत करो तो तब करना है इसको। और कहीं भी पढ़ना लाइफ में, मेरे अलावा जिससे भी पढ़ो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ो, शुरू की क्लास में कभी भी किसी भी टीचर को जज करने की गलती मत कर देना। कुछ लोग होते हैं ना डेमो में, अरे नहीं सर मजा नहीं आया। भाई मजा क्या होता है, उस अगले आदमी को बताने तो दो, कम से कम रिप्रेजेंट तो करने दो। सही पहचान टीचर की होती है कम से कम 3 से 4 क्लास के बाद कि उसने किया क्या, मैक्सिमम 3 क्लास में। इस चीज को हमेशा याद रखना। लास्ट पार्ट लिखो, सैंड ड्यून्स रीजन लिखो इसमें। साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ पंजाब, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ पंजाब, इन ऐसे लिखो, इन साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ पंजाब, इन साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ पंजाब सेमी एरिड क्लाइमेट फाउंड, सेमी एरिड क्लाइमेट फाउंड, सेमी एरिड क्लाइमेट फाउंड, सेमी एरिड क्लाइमेट फाउंड। दक्षिण पश्चिम पंजाब में अर्ध मरुस्थलीय, अर्ध मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, अर्ध मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। आगे लिखो, हियर सम पोर्शन ऑफ थार डेजर्ट, हियर सम पोर्शन ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड। यहां महान भारतीय मरुस्थल का, यहां महान भारतीय मरुस्थल का, यहां महान भारतीय मरुस्थल का
क्षेत्र स्थित है। यहां महान भारतीय मरुस्थल का क्षेत्र स्थित है। यहां महान भारतीय मरुस्थल का क्षेत्र स्थित है। सो हियर sand dunes are found. Here sand dunes are found. अतः यहां बालू के टीले पाए जाते हैं, या यहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। सो हियर सैंड ड्यून्स फाउंड, अतः यहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अतः यहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं। आगे लिखो, लोकली दिस सैंड ड्यून्स नोन एज टिब्बा, TIBBA। लोकली दिस सैंड ड्यून्स नोन एज टिब्बा। स्थानीय रूप से इन क्षेत्रों को, इन स्तूपों को, इन टीलों को टिब्बा कहा जाता है। इन टीलों को टिब्बा कहा जाता है। इन टीलों को टिब्बा कहा जाता है। स्थानीय रूप से इन टीलों को टिब्बा कहा जाता है। स्थानीय रूप से इन टीलों को टिब्बा कहा जाता है। कल संडे है, संडे में आपकी क्लास होगी, डेफिनेटली होगी। और क्लास रहेगी कल संडे में आपकी 9 से 12। ठीक है, क्लास जो रहेगी आपकी 9 से 12 रहेगी। बाकी और ऐप पर चेक कर लेना अपने अपने बैच में, क्योंकि इसमें कई बैच मर्ज हैं। कौन से बैच में आपको ऊपर टाइमिंग क्या दिखाई दे रहा है। ओके, और 9 से 12 क्लास में हम कोशिश करेंगे कि 1.5 घंटे भी अगर मैपिंग करेंगे तो 3 घंटे की मैपिंग में हमें 2 स्टेट कवर करने ही करने हैं। यूपी और बिहार दोनों को एक साथ कवर कर देते हैं। ठीक है, 2 स्टेट कल कंप्लीट कर देंगे। ज्योग्राफी 5 बैच को जल्दी से फिनिश करना है और टारगेट ये है, मैं आपको देखो सारी बातें पता है, बैच मर्ज करके चल रहा है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, तो कोई ऐसा कुछ नहीं कि कोई छिपाने वाली बात है। टारगेट ये रहेगा कि जिन बैचों में इंडियन ज्योग्राफी चल रही है उस इंडियन ज्योग्राफी को मैक्सिमम वैलेंटाइन डे तक फिनिश करना है उसको। ठीक है ना, इंडियन ज्योग्राफी को फिनिश करना है विद मैपिंग। और कहने का मतलब यह कि जो फेब में बैच आएगा उस बैच में शुरुआत होगी क्लाइमेटोलॉजी से, तो वहां से फिर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू हो जाएगा। उस बात के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। देखो मैं ओल्ड स्टूडेंट को अच्छे से पता है, कोर्स पूरा कराता हूं मैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये लगना शुरू हो जाए और इस आपके बैच के चक्कर में या कहीं सिलेबस छोड़ ना दें, उड़ा ना दें। पता है कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने बोल दिया कि भाई 8 दिन में फिनिश कर दूंगा और फिनिश नहीं हो पाई। तो मैंने ऐसा नहीं किया कि मुझे ये लगा कि फिनिश नहीं हो पा रही है तो एक काम करो टॉपिक छोड़ दो या ऊपर ऊपर से करा दो। मैंने फिर उनके लिए अलग से टाइम देके टॉपिक कंप्लीट कराए। तो ये तो अब मैं इतना कहूंगा आपसे कि अब तक आप न्यू स्टूडेंट थे, अब आप ओल्ड स्टूडेंट हो चुके हो। बिल्कुल आंख बंद करके इतना भरोसा तो कर ही लो कि चाहे 120 की जगह चाहे 170 क्लास करानी पड़े, बट सिलेबस पूरा कराएंगे। वो मेरी जिम्मेदारी है कि कौन से दिन क्या कराना है, कब तक कराना है, कैसे कंप्लीट कराना है। बस आप एक बात ध्यान रखो कि जो आप कॉपियां अपनी भर रहे हो ना कलरफुल मैप बना बना के, उन कॉपियों को एक बार पलटते भी रहना, पता चला उन पे धूली जमती रहे। संदीप बिल्कुल कराऊंगा मैं, एग्रीकल्चर भी कराया जाएगा। ठीक है, जो आपका चल रहा था ना सिलेबस, वो रनिंग सिलेबस चलेगा मैपिंग के बाद में। जो जैसे ज्योग्राफी 10 बैच में करा रहा था, वो क्या नाम है, रिवर तक शायद कंप्लीट हो गया था, तो ये क्लाइमेट व्लाइमेट वाली जितने चैप्टर सारे चैप्टर करवाए जाएंगे। और कोशिश ये रहेगी, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बताया था 3 या 4 दिन की फेम में वैसे भी छुट्टियां करने वाला हूं मैं, तो कोशिश ये रहेगी कि रेगुलर 15 दिन क्लास चला दें। कोई संडे में गैप नहीं, कुछ नहीं, 15 दिन रेगुलर क्लास चला दें। दूसरे संडे में मुझे भी कोई ज्यादा खास काम नहीं होते, मैं फ्लैट पे ही पड़ा रहता हूं। और ना ही ऐसा है कि यहाँ पे लंबी चौड़ी मेरी फैमिली वगैरह या यार दोस्त बना रखे हैं जो भाई घूमना फिरना है वो करना है। मेरा पूरा दिन खाली जाता है।
तो उस टाइमिंग में अगर मैं 2.5 से 3 घंटे आपकी क्लास भी ले लूंगा तो मेरे लिए भी काफी रहेगा थोड़ा सा, और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कोशिश हमें ये करनी है 15 दिन तक लगातार क्लास लेनी है उसमें, और लगातार क्लास जब लेंगे ना तो बड़े ही आसानी से हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे, और थोड़ा बहुत बचेगा भी, वो बात तब की तब देखी जाएगी। बिल्कुल अनामिका, यही सोचा है मैंने, यही करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, बस सिलेबस थोड़ा सा डिले होता है, वो चीज मैं अभी से स्पीड लेके चल रहा हूं। ज्योग्राफी 10 बैच से 11 में भी खींच के ले रहे हैं उसको। भाई अगर ऐसा हो जाए ना, कम से कम टाइम में पूरा का पूरा सिलेबस भी हो जाए, तो फिर आप लोगों को रिवीजन करने का भी टाइम मिल जाएगा। सर जी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब होता है वे इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कपड़ा उद्योग जो है वो किस पर डिपेंड करता है? भाई कपड़ा उद्योग की अगर हम बात करेंगे तो कपड़ा उद्योग जो है वो कॉटन के प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, तो उसको एग्रो बेस्ड माना जाएगा। ठीक है ना, मैं ये कह रहा था कम से कम टाइम में आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाए, फिर आपको रिवीजन के लिए नंबर ऑफ टाइम मिल जाएगा, नंबर ऑफ आवर्स होंगे आपके पास, नंबर ऑफ डेज होंगे, तो फिर आप बहुत अच्छा आसानी से कर सकते हो, फिर हम क्वेश्चन भी लगा पाएंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कम से कम छुट्टी हो। ठीक है, चलो। और हाँ, वो जो मेंस वाले क्वेश्चन बता रहा था ना, वो टाइप करा दिए मैंने सारे, वो उन पे भी काम करवाते हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं यार, धीरे धीरे करके सब करते हैं। ठीक है, तो कल तैयार रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। देखता हूं थोड़ा सा दोपहर में क्लास लेंगे, आप भी आराम से सोना, मैं भी आराम से सोऊंगा। 11 या 12 बजे करीब क्लास रखवाते हैं, दोपहर की टाइमिंग में क्लास रखवा के फिर कर देंगे कंटिन्यू। ठीक है।